ये बेटा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है BDS यूट्यूब चैनल पर। बेटा देखिए एक बार पुनः बेटा मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और अपना वही लेसन है बेटा, वही आपका चैप्टर अर्थशास्त्र के अंदर चला हुआ है। विकास चैप्टर का नाम है, ठीक है। कल तो मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन उससे पहले जो हमारी वीडियो रही थी बेटा, है ना, उस दिन मैंने आपको अधिकांशतः प्रश्न समझाए थे, है ना, प्रश्न समझाए थे, ब्लैक बोर्ड पर समझाते हुए चला गया था, लेकिन मैंने आपको कोई भी प्रश्न लिखाया नहीं था, केवल, है ना, लिखाया नहीं था। तो कई बच्चे कमेंट में कह भी रहे थे कि सर क्या इनको हमें लिखना है, तो लिखना है बेटा इनको हमें, है ना, और मैं आपको कहा था कि मैं फेयर कराऊंगा इनको आपको, है ना। तो देखना बेटा, पिछली वीडियो में हमारे प्रश्न थे कि साक्षरता किसे कहते हैं, भारत का साक्षरता परसेंट 2011 में कितना था, है ना, कि 2011 की जनगणना में भारत का साक्षरता परसेंट कितना था, ठीक है ना, 74.04 कितना था, 74.04, ठीक है ना। इसके अलावा साक्षरता दर का मतलब मैंने आपको बताई दिया बेटा, या साक्षरता किसे कहते हैं, याद रखना बेटा, सीधी सीधी परिभाषा है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके बराबर क्या कहलाती है, साक्षरता कहलाती है। आ गया। प्रति व्यक्ति आय का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय आय का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, विकास किसे कहते हैं, विकास का मतलब भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो यहां से आगे लिखना बेटा, प्रश्न क्या लिखना आपको ना, कि योजना आयोग की स्थापना, लिखना बेटा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको बेटा ना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। और सुनना बेटा ध्यान से कि योजना आयोग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, है ना, योजना आयोग जो है बेटा क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा एक सलाहकारी क्या मानी जाती है, संस्था मानी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, ठीक है ना। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है बेटा, प्रधानमंत्री, है ना। इसी योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे, अरविंद पनगड़िया। लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि इसी योजना आयोग का नाम बदलकर, याद रखना बेटा, 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को इसी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। समझ में आ गया बात। फिर बात ये आती है कि भैया नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, तो बेटा नीति आयोग का अध्यक्ष भी बराबर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। लेकिन आपको आगे तक कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको यहाँ ये भी याद रखना पड़ेगा करंट अपडेट के साथ। समझ में आ गया क्या, कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। तो अरविंद पनगड़िया नहीं, क्या निकालोगे, राजीव कुमार, क्या निकालोगे, राजीव कुमार, ठीक है ना। और योजना आयोग भारत में, याद रखना बेटा, आर्थिक नियोजन तैयार करता है, आर्थिक नियोजनों की रूपरेखा तैयार करता है। आर्थिक नियोजनों का मतलब भारत के अंतर्गत, याद रखना बेटा, ये योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का या पंचवर्षीय योजनाओं को निर्मित करने का बराबर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना की, याद रखना बेटा, पंचवर्षीय योजनाओं का जो याद रखना बेटा निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बात आती है कि क्रियान्वित कौन करता है, लागू कौन करता है। समझ में आ गया। तो इसके बाद में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्या आएगा, NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। समझ में आ गया। पंचवर्षीय योजनाओं को बराबर क्या करने का कार्य करता है, लागू करने का कार्य करता है। तो लिखना बेटा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो आंसर लिखना बेटा 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को हुई, ठीक है बेटा। आगे लिखना बेटा, योजना आयोग एक कैसी संस्था है, अगला प्रश्न बेटा ना, योजना आयोग एक कैसी संस्था है। आप सभी का ध्यान मैं यहां चाहूंगा ब्लैक बोर्ड की ओर। इधर देखना बेटा, मैं आपको कोई एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं जो इस लेसन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। देखना बेटा, जैसे मान लो बेटा ये वर्ल्ड है, संसार का रेखा मानचित्र है, सपोज कीजिए, है ना। और वर्ल्ड के रेखा मानचित्र में याद रखना बेटा, वर्ल्ड के अंदर विभिन्न क्या निकल के आते हैं, देश निकल कर आते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर विभिन्न देश निकल के आते हैं और इन विभिन्न देशों के अंदर याद रखना बेटा काई का मापन किया जाता है, मानव विकास का मापन किया जाता है ना। तो वर्ल्ड के बहुत सारे देश हैं और इन बहुत सारे देशों का याद रखना बेटा एक साथ क्या तैयार किया जाता है, मानव विकास तैयार किया जाता है ना। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है, लेकिन किसके द्वारा तैयार की जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था, UNDP,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल आगे निकाल दें डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाएगा फुल फॉर्म, लेकिन आपको तो हिंदी में ही लिख देना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया था बेटा ना कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में ही लिख देना आपको था ना। तो वर्ल्ड के अंदर अधिकांश तैयार करना बेटा, जितने भी देश हैं लगभग उन देशों का जब मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है तो ये मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है, ठीक है, कौन तैयार करता है बेटा, वर्ल्ड के अंदर विश्व के सभी देशों के लिए अधिकांश याद रखना बेटा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन तैयार करता है, यूएनडीपी, ठीक है। लेकिन थोड़ा देखना बेटा क्या कर रहा हूं ना, अब केवल अगर मैं भारत की ही बात करूं, है ना, भारत की ही बात करूं तो भारत के अंदर, ठीक है ना, तो भारत के अंदर देखना बेटा, याद रखना क्या निकल के आते हैं, राज्य निकल के आते हैं, प्लस याद रखना बेटा क्या निकल के आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो भारत के अंदर याद रखना बेटा, भारत के अंदर भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, समझ में आ गया, इनके लिए है ना बेटा, जो मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक मूल्य कौन तैयार करता है ना, मानव विकास रिपोर्ट इनके लिए, किनके लिए, राज्यों के लिए और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। समझ में आ गया कि मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कि कौन सा राज्य कौन से स्थान पर आया है, कौन सा मध्यम स्थान पर आया है और कौन सा निम्न स्थान पर आया है। समझ में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब भारत में याद रखना बेटा योजना आयोग, है ना, वर्ल्ड के सभी देशों के लिए तो कौन, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, मानव विकास रिपोर्ट का क्या करता है बेटा, प्रकाशन करता है। तो इसका मतलब प्रश्न ये बन गया कि विश्व स्तर पर, कौन से स्तर पर, विश्व स्तर पर, ठीक है ना, विश्व स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट, विश्व स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है या कौन जारी करता है। तो आपको आंसर बराबर यह निकालना है बेटा, क्या, यूएनडीपी, है ना, क्या निकालना है बेटा, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है बेटा। उसके बाद में आगे देखना, मैंने आपको यहां ये कहा बेटा कि भारत के अंदर भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, समझ में आ गया, राज्यों और किनको, केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखना बेटा, इकाई की इकाई मानकर, विश्लेषण की इकाई मानकर, ठीक है ना, इकाई की इकाई मानकर बेटा, विश्लेषण की याद रखिएगा बेटा क्या मानकर, इकाई मानकर, ठीक है, भारत के इन सभी राज्यों और याद रखना बेटा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, है ना, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, है ना, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानकर भारत में इन सभी के लिए याद रखना बेटा जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है योजना आयोग। कौन करता है बेटा, योजना आयोग। कौन तैयार करता है, योजना आयोग, ठीक है ना। तो यहां भारत में याद रखना बेटा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है ना, योजना आयोग, या कौन तैयार करता है, योजना आयोग। और बेटा याद रखना किनको इकाई मानकर, इकाई जरूर निकाल देना ना, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानकर। बात समझ में आ गया। चलो आगे में, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा कि योजना आयोग एक कैसी संस्था है। आंसर निकालिएगा बेटा कि गैर संवैधानिक, या आंसर लिख दो बेटा, मैंने आपको पहले बता रखा है ना, गैर संवैधानिक या आगे लिखना बेटा सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक या सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक या आगे लिखिएगा बेटा सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है जो कि आगे लिखना बेटा जो कि नियोजन के संदर्भ में, जो कि आगे लिखिएगा बेटा काय के संदर्भ में, नियोजन के संदर्भ में, नियोजन के संदर्भ में किसको बेटा, सरकार को, है ना, सरकार को, चाहे केंद्र सरकार मान लो चाहे राज्य सरकार मान लो, है ना। तो नियोजन के संदर्भ में आगे लिखना बेटा सरकार को क्या प्रदान करती है, मार्गदर्शन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेटा कि योजना आयोग आगे मैंने निकाल दिया बेटा कि एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है ना, जो कि नियोजन के संदर्भ में सरकार को क्या प्रदान करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है ना। मैंने बताया था ना आपको कि देश के अंदर जितने भी, है ना, कि देश के अंदर जितने भी याद रखना बेटा प्राकृतिक, ठीक है ना, तो देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, ठीक है ना, देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन पाए जाते हैं, इनका अनुमान, इनका क्या बेटा,
इनका सर्वेक्षण करते हुए कहूँ तो बेटा क्या लगाना, अनुमान लगाना। ये कार्य बराबर किसका है, योजना आयोग का। किसका है बेटा, योजना आयोग का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था योजना आयोग का एक और कार्य क्या करना बेटा, देश के लिए आर्थिक नियोजन तैयार करना। ठीक है, आर्थिक नियोजन या कहूँ तो बेटा देश के लिए कौन सी योजनाओं का निर्माण करना, देश के लिए याद रखना बेटा पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है ना। तो ये योजना आयोग का हो जाता है बेटा दूसरा कार्य। कौन सा हो जाता है, दूसरा कार्य। ठीक है। और ये वाली लाइन देखना आप क्या कह रही है ना, कि नियोजन के संदर्भ में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करता है। अच्छा, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि योजना आयोग एक ऐसी संस्था है या ऐसी सलाहकारी संस्था है या कहूं तो बेटा ऐसा गैर संवैधानिक संस्था है जो याद रखना बेटा सरकार को, है ना, जो किसको बेटा, सरकार को विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं होती हैं, समझ में आ गया, विकास के मार्ग में आने वाली जो क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को भी याद रखना बेटा कौन कौन, योजना आयोग किसको अवगत कराता है, आगे बोलो, किसको अवगत कराता है, योजना आयोग को, है ना। योजना आयोग जो है विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सरकार को, किसको बेटा, सरकार को क्या कराता है, अवगत कराता है। समझ में आ गया। तो ये इसका अगला नेक्स्ट क्या निकल के आता है, कार्य निकल कर आता है योजना आयोग का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, जो कि नियोजन के संदर्भ में आगे लिखना बेटा सरकार का क्या करती है, या सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है ना, सरकार को लिख देना बेटा, सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करती है, सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करती है, लिख दिया। इसके बाद आगे लिखना कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष जो भी प्रधानमंत्री होगा, है ना, जो कार्यकाल चल रहा होगा, जिस भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल चल रहा होगा वही बराबर योजना आयोग का क्या माना जाएगा, अध्यक्ष माना जाएगा। ठीक है ना। तो योजना आयोग का अध्यक्ष बराबर लिख देना बेटा प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एवं आगे लिखना बेटा, अध्यक्ष की बात कर ली तो मैं बात करूंगा बेटा काई की, उपाध्यक्ष की। ठीक है ना। तो आगे लिखना बेटा एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, एवं योजना आयोग के वर्तमान में, एवं योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष, एवं योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष लिख देना बेटा राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि यह वर्ड आपको याद रखना है कि योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है बेटा, बोलो, राजीव कुमार। कौन है बेटा, राजीव कुमार। ठीक है ना। अगर मैं यूं कहूं कि योजना आयोग के राजीव कुमार से पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो निकाल देना पूर्व में कौन थे, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में कौन है बेटा, राजीव कुमार। कौन है बेटा, राजीव कुमार। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे बेटा कौन से प्रश्न का आंसर, कि योजना आयोग एक ऐसी संस्था है, ठीक है, एक सलाहकार, एक गैर सलाहकारी और एक गैर संवैधानिक संस्था है जो सरकार को याद रखना बेटा नियोजन के संदर्भ में क्या प्रदान करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है ना। आगे देखना बेटा, नियोजन का मतलब मैंने बता रखा आपको पहले ही कि नियोजन भी अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान संसाधनों का क्या करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, समझ में आ गया, आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कौन सी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, समझ में आ गया, और वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इनका याद रखना बेटा किनका, जो देश में ऐसे संसाधन लगभग जो कैसी मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, उनका सर्वोत्तम ढंग से क्या करना, उपयोग करना, नियोजन कहलाता है, प्रक्रिया है। एक नियोजन क्या है बेटा, एक प्रक्रिया है। चलो आगे, अच्छा देखना बेटा आगे। तो आगे मैंने क्या बात निकाली कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि इसी योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष बराबर कौन है, योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष बराबर निकाल देना राजीव कुमार हैं। ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें कि पूर्व में कौन थे, तो पूर्व के लिए भी आप याद रखना बेटा अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख देना, बना देना, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, अरविंद पनगड़िया। तो मैंने यहाँ आपको एक और अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनवाया, बोलो,
कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन है? किससे पहले? राजीव कुमार से पहले, ठीक है ना। तो राजीव कुमार से पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष बराबर निकाल देना बेटा, कौन थे? अरविंद पनगड़िया। बना देना इस प्रश्न को भी, है ना। तो पूर्व में कौन थे और वर्तमान तो आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है ना, कि वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अगला प्रश्न लिखिएगा बेटा, योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है ना बेटा। योजना आयोग प्रश्न उतारो बेटा, का नाम परिवर्तित करके, योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? बता दिया मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर, आपको बस फेयर करने की जरूरत है। समझ में आ गया? तो योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को, बता दिया मैंने आपको बेटा, है ना, 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग किया गया, है ना। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। तो यहाँ भी अध्यक्ष कौन आएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। उधर भी उपाध्यक्ष निकल के आया था, काई का योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ऐसे यहाँ निकालेंगे अपन, ठीक है ना, कि यहाँ नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो बराबर वही निकलेगा आपका, कौन? राजीव कुमार। अब आप कहोगे साहब योजना आयोग तो 1950 में ही जिसका गठन हो गया था, और आप कह रहे हैं कि अरविंद पनगड़िया पूर्व उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, ठीक है ना। तो मैंने उसको राजीव कुमार का उपाध्यक्ष जो मैंने आपको वहां बताया है योजना आयोग का ना, उसको मैंने उसे नीति आयोग मानकर ही, समझ में आ गया, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी मैंने आपको वहां क्या बता दिया है? राजीव कुमार, ठीक है ना। तो अंतर नहीं है, योजना आयोग का बस केवल नाम बदला है। समझ में आ गया? नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। और डेट जरूर याद रखना बेटा, है ना, कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, है ना। तो 1 जनवरी 2015 को, है ना बेटा। और यही हमारा प्रश्न है कि योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? क्या किया गया, ठीक है। अब चलता हूं बेटा प्रश्न के आंसर की ओर। देखना बेटा कि योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके, ठीक है, 1 जनवरी, सीधा लिख दो आंसर, है ना, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर या परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके लिख देना बेटा, कौन सा आयोग? नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का उपाध्यक्ष बराबर वर्तमान में निकालें तो क्या बनेगा? राजीव कुमार। और इसके पूर्व, नीति आयोग के पूर्व, है ना, उपाध्यक्ष की बात करें तो वही योजना आयोग और नीति आयोग, केवल नाम बदला है। मैंने आपको बार बार बता दिया ना बेटा, उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष बराबर वो भी कई का? नीति आयोग का। तो बराबर आपको निकालना है वही अरविंद पनगड़िया, जो मैंने आपको यहाँ इधर निकाला हुआ है, ठीक है ना बेटा। चलते हैं आगे, है ना, उतार लेना। अगला प्रश्न देखिए बेटा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हाँ बेटा, चलें आगे। तो योजना आयोग का मैंने आपको बताया बेटा पदेन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बना दो क्वेश्चन बेटा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष का मतलब मेन मुखिया कौन होता है, ठीक है ना। तो निकालना योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो यहां निकाल देना बेटा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, केवल आपको तो वर्ड लिखना है प्रधानमंत्री। और यूं कहे कि भैया कि योजना आयोग या नीति आयोग के वर्तमान में, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, तो आपको कार्यकाल देख लेना ऊपर केंद्र सरकार में कौन सी गवर्नमेंट बैठी हुई है, प्रधानमंत्री कौन है। समझ में आ गया।
तो वर्तमानिक प्रधानमंत्री का हमें नाम लिख देना है अगर नाम पूछे तो, है ना, कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, और वो भी कैसे बना करके, वर्तमान में, ठीक है ना। तो वर्तमान में योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नाम लिख देना, ठीक है, श्रीमान नरेंद्र मोदी। आ जाएगा आंसर। चले आगे, आगे देखना बेटा ना। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, लिख देना बेटा प्रधानमंत्री। आगे लिखना बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं आपको, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, एनडीसी की स्थापना, एनडीसी की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई। ऑलरेडी मैंने आपको प्रश्न का आंसर समझा रखा है, ठीक है ना। तो आंसर लिखना है हमें डायरेक्ट, ठीक है ना भाई। लिखना बेटा, लिख रहा हूं मैं भी आपको नीचे, यहाँ दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा तो दिख जाएगा, लिख देता हूं ना। लिखना बेटा 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को लिखना बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की लिखना बेटा स्थापना की गई, या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, एक ही बात है ना। अब मैं ऊपर ही लिख देता हूं बेटा ना, ऊपर ही लिख देता हूं प्रश्न का आंसर, मैं डाल रहा हूं ऊपर से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको फेयर कॉपी में लिखाना स्टार्ट किया है, यहां से बेटा, कहां से, कि योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, कब हुई, बता रहा हूं बेटा यहां से मैं, ना। देखना बेटा आगे लिखना, आप क्या लिखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी की स्थापना कब की गई। तो नीचे मैंने आपको बेटा प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है कि 6 अगस्त 1952 को, याद रखना बेटा, काय की स्थापना की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। आगे लिखना बेटा, आगे राष्ट्रीय विकास परिषद के आंसर को आगे बढ़ाइए और लिखना बेटा यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसी का लिख रहा हूं, नीचे वाले का, है ना। यह ऊपर लिख रहा हूं आंसर, है ना, यह एक गैर संवैधानिक, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसी में हमें लिखने की आवश्यकता है बेटा, लिख देना इसका भी अध्यक्ष, इसका भी अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है ना। तो यही बात मैं लिख रहा हूं बेटा आपको, है ना, कि इसका भी अध्यक्ष लिख देना बेटा कौन होता है, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है, इसका अध्यक्ष भी लिख देना बेटा कौन ही होता है, प्रधानमंत्री ही होता है ना। आगे देखना बेटा अगला क्वेश्चन, कि योजना आयोग के 2 कार्य बतलाइए। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको ना बेटा, योजना आयोग, क्वेश्चन अगला, योजना आयोग, योजना आयोग के, योजना आयोग के कोई 2 कार्य बतलाइए। और ये प्रश्न भी मैंने आपको उस दिन जो आपको वीडियो निकाला था ना, प्रश्न का आंसर समझा दिया था, ठीक है ना। तो प्रश्न लिखना बेटा योजना आयोग के कोई 2 कार्य बतलाइए, ठीक है ना, योजना आयोग के कोई 2 कार्य बतलाइए या बताइए, ठीक है ना। लिखना आंसर बेटा पहला, आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, पहला कार्य आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, या इसी को कह सकता हूं बेटा पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, ठीक है ना। अरे विकास के विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के आगामी आने वाले कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए याद रखना बेटा, जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें ही पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था ना आपको कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू हो चुकी हैं, है ना, और इन्हीं 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में एक वर्ष के हिसाब से कितनी, है ना, मध्य में कितनी
6, कितनी बेटा 6 वार्षिक योजनाएं भी लागू हो चुकी हैं। समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर पंचवर्षीय योजना में जैसे उद्देश्य कैसे कैसे रखे जाते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में सुधार आना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार आना चाहिए, समझ में आ गया, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, शिक्षा में वृद्धि होनी चाहिए, बेरोजगारी का अंत होना चाहिए या रोजगार के साधनों में वृद्धि होनी चाहिए, परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि होनी चाहिए, सामाजिक न्याय का स्तर बढ़ना चाहिए, ठीक है, संतुलित विकास होना चाहिए, ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। बहुत सारे उद्देश्य हैं। इन सभी उद्देश्यों को यानी कि बार बार कहें तो बेटा इन्हीं उद्देश्यों को लगभग जो है क्या किया जाता था, सम्मिलित किया जाता था। लेकिन कई पंचवर्षीय योजनाएं ऐसी हैं जो किसी ना किसी या रखना बेटा वहां नारा दिया गया या कहूं तो बेटा मुख्य क्या रखा गया, उद्देश्य रखा गया, ठीक है ना। समग्र विकास होना चाहिए। समग्र का मतलब सभी लोगों का समान रूप से क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए। समझ में आ गया। ये सब क्या है, उद्देश्य हैं। समझ में आ गया। जैसे ही हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों देश जब अलग हुए थे, है ना, तो भारत के विभाजन के बाद में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आती है कब, 1951 से 1956 आ जाती है। यानी कि 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का क्या माना गया है, समयकाल माना गया है, ठीक है। तो इस पहली पंचवर्षीय योजना में, है ना, भारत के विभाजन के बाद से या कहें तो बेटा भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है उस पहली पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य सबसे बड़ा यही रखा गया कि रखना बेटा कि हमारे भारत के विभाजन के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है ना, इस असंतुलन को दूर किया जाए, ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में, काय के क्षेत्र में, और कृषि के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक क्या किया जाए, विकास किया जाए। ये पहली पंचवर्षीय योजना का क्या रखा गया, उद्देश्य रखा गया, ठीक है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं, ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री है ना थी, फीमेल है, समझ में आ गया, इंदिरा गांधी। कौन थी बेटा, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय इसी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था कि गरीबी या निर्धनता उन्मूलन, समझ में आ गया, निर्धनता उन्मूलन कह दो या कह दो बेटा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, एक ही बात है, समझ में आ गया। गरीबी हटाओ का क्या दिया गया, नारा दिया गया। और गरीबी का मतलब क्या होता है, बता दूं मैं आपको बेटा। गरीबी का मतलब होता है कि गरीबी या रखना बेटा एक वंचित रहने की अवस्था है, समझ में आ गया। गरीबी एक वंचित रहने की अवस्था है, या रखना बेटा गरीबी एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत कोई मानव जो है, समझ में आ गया, जो काय का शिकार है, गरीबी का शिकार है, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, समझ में आ गया, मूलभूत आवश्यकताओं या अपनी आवश्यकताओं की जितनी भी क्या होती हैं, चीजें होती हैं, उनको प्राप्त न कर पाने की या रखना बेटा असमर्थता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो गरीबी का मतलब होता है कि मानव जो है इस गरीबी की अवस्था में अपनी जो आवश्यकताओं की जो चीजें होती हैं उनको प्राप्त करने में कैसा होता है, असक्षम होता है, गरीबी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, गरीबी कहलाती है, ठीक है ना। आगे देखना बेटा। तो योजना आयोग का पहला कार्य बराबर निकाल देना, आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। दूसरा निकालना बेटा, दूसरा कार्य है देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की, मैंने बता दिया ये भी आपको, है ना, देश के प्राकृतिक एवं मानवीय, देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों, देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की जानकारी, मानवीय संसाधनों की जानकारी एकत्रित करना। तीसरा कार्य जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या आएगा कि सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं, तीसरा भी निकाल दो बेटा, ना, दो पूछे हैं लेकिन तीसरा निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो निकालना बेटा, सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से अवगत कराना, सरकार को आर्थिक विकास की, सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से, सरकार को आर्थिक विकास की कैसे बेटा, बाधाओं से अवगत कराना, ठीक है, अवगत कराना। योजना आयोग के 3 कार्य हो जाते हैं, आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, दूसरी बात बराबर देश के अंदर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को क्या करना बेटा, एकत्रित करना, इनकी जानकारी एकत्रित करना,
तीसरा कार्य बराबर निकाल देना बेटा, जो सरकार है सरकार को है ना आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं से बराबर क्या कराना, अवगत कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की भी क्या बतलाइए, दो कार्य बतलाइए। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद की भी कितने कार्य बतलाइए बेटा, दो कार्य बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की भी दो बराबर क्या बतलाइए, कार्य बतलाइए। और इस प्रश्न का आंसर भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, कि दो कार्य आपको निकालने हैं। ठीक है ना, तो दो कार्य बराबर बहुत इजी हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। जैसे मैंने आपको पहला कार्य बताया था बेटा क्या, कि योजना आयोग जिन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है उनको अंतिम मंजूरी या कहूँ तो बेटा उन्हें लागू करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। बता रखा मैंने आपको पहले है ना। इसके अलावा इसी राष्ट्रीय विकास परिषद का दूसरा कार्य है बेटा कि याद रखना बेटा कि योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं याद रखना बेटा तैयार की जाती हैं उनको लागू करना, उनको अंतिम मंजूरी प्रदान करना। और दूसरा कार्य बनता है बेटा इसी राष्ट्रीय विकास परिषद का कि क्या, याद रखना बेटा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं उनका समय समय पर याद करना, उनकी जांच करना, समीक्षा करना या कहूं तो बेटा उनका मूल्यांकन करना। ये भी किसका कार्य बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य बनता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कार्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को है ना, केंद्र सरकार एवं कौन सी सरकार को, राज्य सरकार को याद रखना बेटा कौन सा परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है आर्थिक विकास के लिए है ना, आर्थिक विकास के लिए क्या प्रदान करता है, सुझाव प्रदान करता है। ठीक है ना, ये तीन कार्य हमें लिखने हैं है ना बेटा। तो लिखिएगा बेटा पहला कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करना, पहला कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है ना बेटा, लिखना पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी का मतलब अंतिम स्वीकृति कौन देता है, इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए अंतिम मंजूरी, अंतिम सहमति समझ में आ गया, कौन जारी करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद जारी करता है। क्लियर बेटा, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करना राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला कार्य है। अगला चलिए बेटा दूसरा कार्य निकालिए बेटा है ना। तो निकालना योजनाओं के संचालन का समय समय पर, बता दिया मैंने आपको ये भी पहले है ना, योजनाओं का समय समय पर लिख देना बेटा, क्या करना, मूल्यांकन करना या कहूं तो बेटा उनकी बराबर क्या करना, समीक्षा करना। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का हो जाता है बेटा दूसरा कार्य है ना। जिन योजनाओं को अंतिम मंजूरी दी गई है, जिनको लागू कर दिया गया है, उन्हीं योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करना या उनकी समीक्षा करना। ठीक है बेटा, अगला राष्ट्रीय विकास परिषद का दो कार्य पूछे हैं लेकिन हम तीन निकाल रहे हैं है ना। तो योजना आयोग के भी हमने दो प्रश्न, दो क्या पूछे थे, कार्य बतलाइए, लेकिन कितने लिख दिए, तीन। ऐसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी दो बराबर क्या बतलाइए, कार्य बतलाइए, लेकिन यहां भी हम कितने कार्य लिख रहे हैं, लगभग तीन। ठीक है ना, देखना बेटा आगे तीसरा कार्य केंद्र व राज्य सरकार को, बता दिया था ये भी मैंने आपको ना, केंद्र व कौन सी सरकार को बेटा, केंद्र व राज्य सरकार को आर्थिक विकास के लिए, कौन से विकास के लिए बेटा, आर्थिक विकास के लिए सुझाव प्रदान करना। क्या प्रदान करना बेटा, सुझाव प्रदान करना। उतारो बेटा यहां तक कि केंद्र व राज्य सरकार को आर्थिक विकास के लिए बराबर क्या प्रदान करना, सुझाव प्रदान करना। ठीक है, अगला लिखना बेटा प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन अगला प्रश्न बेटा इसके बाद में ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों के बाद में अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन या
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? भारत में आर्थिक नियोजन या प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का समयकाल मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, है ना, 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से बता तो दिया था। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 51 में 5 वर्ष का समय जोड़ दीजिए, समझ में आ गया? बराबर कितना हो जाता है? 56, ठीक है ना। 51 से 56 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन डेट जरूर याद रखना बेटा ना, कि स्टार्ट कब होती है? 1 अप्रैल 1951 से, और इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना का एंड यानी कि समाप्ति कब होती है ना? तो निकाल देना 31 मार्च, 1 अप्रैल से ठीक पहले, समझ में आ गया? 31 मार्च 1956, ठीक है बेटा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का, या कहूँ तो बेटा आर्थिक नियोजन का, या कहूँ तो बेटा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? आंसर लिख देना बेटा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अगला प्रश्न देखिए बेटा आप, अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि भारत में याद रखना बेटा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को, पहले सुन लेना उसके बाद बता दूंगा मैं आपको, है ना बेटा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को, समझ में आ गया? यानी कि मानव जो है किन किन प्रकार के व्यवसायों में, क्रियाओं में, क्षेत्रकों में, या कहूँ तो बेटा सेक्टरों में क्या पाया जाता है? संलग्न पाया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा तृतीयक व्यवसाय, चौथा चतुर्थक व्यवसाय, और पांचवा पंचम व्यवसाय, ठीक है। ये 5 प्रकार के याद रखना बेटा क्या निकल के आते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप, क्षेत्रक, सेक्टर, ठीक है, या कहूँ तो बेटा आर्थिक क्रियाएं निकल कर आती हैं। तो अर्थव्यवस्था को याद रखना बेटा कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रकों में बांटा गया है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 3 ही आपके लिए मोस्ट हैं, और 3 ही आपके सिलेबस में रखे गए हैं, समझ में आ गया? पहला प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक व्यवसाय, ये जो दो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे नंबर का कौन सा? द्वितीयक व्यवसाय। इसे ही याद रखना बेटा क्या भी कहा जाता है? इसे ही याद रखना बेटा विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है ना। इसे ही याद रखना बेटा क्या भी कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है ना। कौन से व्यवसाय को? द्वितीयक व्यवसाय को, ठीक है ना। द्वितीयक व्यवसाय को विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है ना, और द्वितीयक व्यवसाय तो कहा ही जाता है, ठीक है भाई। तो द्वितीयक व्यवसाय को याद रखना बेटा विनिर्माण उद्योग कहा जाता है ना। और विनिर्माण उद्योग को लेकर सीधा सीधा कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि विनिर्माण उद्योग से आपका क्या अभिप्राय है ना। तो विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या होता है बेटा? विनिर्माण उद्योग का मतलब सीधा सीधा होता है कि याद रखना बेटा कौन से व्यवसाय के अंतर्गत? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत, ठीक है ना। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल के रूप और गुणों में परिवर्तन करने के बाद अंत में एक मूल्यवान क्या बनाई जाती है? वस्तु बनाई जाती है, ठीक है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल ले लिया हमने कपास, प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल ले लिया हमने कपास, क्योंकि कृषि कार्य को, कौन से कार्य को? कृषि कार्य को याद रखना बेटा कौन से व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। कौन से कार्य को? कृषि कार्य को, है ना। तो प्राथमिक व्यवसाय से कच्चे माल के तौर पर हमने क्या ले लिया? कपास। और एक साइड एक और हमने ले लिया बेटा प्राथमिक व्यवसाय से कच्चे माल के तौर पर हमने ले लिया गन्ना, ले लिया। और दोनों ही कृषि कार्य के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं बेटा। अच्छा, तो कपास के रूप और गुणों में, ऐसे ही गन्ना के रूप और कई में बेटा गुणों में परिवर्तन करने के बाद कहूँ तो बेटा विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो कपास के रूप और गुणों में परिवर्तन कीजिए बेटा, है ना। तो बराबर क्या बना दिया जाता है? याद रखना बेटा सूती वस्त्र बना दिया जाता है, या कहूँ तो बेटा सूती वस्त्र उद्योग जो है अपने कच्चे माल के लिए, है ना, अपने बराबर काई के लिए बेटा? कच्चे माल के लिए, है ना। काई पर निर्भर करता है? कपास पर निर्भर करता है। तो विनिर्माण उद्योग में क्या होता है बेटा? है ना, समझ में आ गया कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल के रूप और गुणों में परिवर्तन करने के बाद अंत में
एक मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है, बन गया, क्या बन गई मूल्यवान वस्तु? सूती वस्त्र उद्योग, बनी कि नहीं बना? बन गया। ऐसे ही गन्ना, और गन्ना की भी याद रखिएगा बेटा, रूप और गुणों में क्या करने के बाद? परिवर्तन करने के बाद अंत में एक मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है जिसे अपन कहते हैं चीनी, या कहूं तो बेटा मैं इसे कह सकता हूं चीनी उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग के लिए भी याद रखना बेटा, कच्चा माल बराबर क्या बनेगा? गन्ना। क्या बनेगा बेटा? गन्ना। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां ये तो होता है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। और एक चीज और याद रखना बेटा, जो आपका तृतीयक व्यवसाय है, कौन सा व्यवसाय है बेटा? जो आपका तृतीयक व्यवसाय है, इसे भी याद रखना बेटा, इसे भी याद रखना बेटा, एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्रक। क्या कहते हैं बेटा? जिसे याद रखना बेटा, क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक। तो सेवा क्षेत्रक किसको नाम दिया गया है? तृतीयक व्यवसाय को नाम दिया गया है। उसको सेवा क्षेत्रक क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत याद रखना बेटा, अधिकांशतः वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका भूमि से कोई, याद रखना बेटा, कैसा संबंध नहीं होता है? प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी, है ना, लेकिन फिर भी ये याद रखना बेटा, फिर भी याद रखना बेटा, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत मैं कहूं तो बेटा अधिकांश है ना, सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सेवाओं को जैसे मतलब संचार है, व्यापार है, वाणिज्य है, परिवहन है, बैंकिंग है, समझ में आ गया, रक्षा है, प्रतिरक्षा है, मनोरंजन है, चिकित्सा है, समझ में आ गया। इन सभी क्रियाओं को या सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सेवाएं ये व्यवसाय जो है प्रदान करता है जिनका भूमि से, याद रखना बेटा, प्रत्यक्ष बराबर कोई क्या नहीं होता, संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर भी काय के उत्पादन में, वस्तुओं के उत्पादन में ये क्रियाएं जो है, याद रखना बेटा, अप्रत्यक्ष ढंग से बराबर अपना क्या प्रदान करती हैं? सहयोग प्रदान करती हैं। तृतीयक व्यवसाय या कहूं तो बेटा सेवा क्षेत्र कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। तो यहां नीचे देखना, इधर अब नीचे मैंने बताया आपको, कच्चा माल कपास, कच्चा माल गन्ना, रूप और गुणों में परिवर्तन करने के बाद में इधर सूती वस्त्र उद्योग और इधर चीनी उद्योग, है ना। इन दोनों उद्योगों के लिए एक प्रश्न यहां यह भी बन जाता है जो कई बार 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है। क्या प्रश्न बन जाता है कि किन्हीं ऐसे दो उद्योगों के नाम बतलाइए। सुनना ध्यान से, क्या कर रहा हूं ना, किन्हीं ऐसे दो उद्योगों के नाम बतलाइए जो, याद रखना बेटा, कैसे आधारित माने जाते हैं? कृषि आधारित माने जाते हैं, है ना। कृषि आधारित माने जाते हैं। सुन लिया आपने प्रश्न? तो कृषि आधारित माने जाते हैं, तो बराबर आपको आंसर निकालना है ऐसे दो उद्योग बराबर जो कृषि आधारित माने जाते हैं, है ना। सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि कच्चा माल बराबर क्या है? कपास, और कपास काई के दौरान हमें प्राप्त होता है कृषि कार्य से, आ गया। ऐसे ही चीनी उद्योग, कौन सा आगे बेटा? चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग के लिए भी कच्चा माल बराबर क्या है? गन्ना, और गन्ना को भी हम कहां से बराबर प्राप्त करते हैं? कृषि कार्य के उपरांत जो है हम प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही उद्योग बराबर कैसे माने जाते हैं? कृषि आधारित उद्योग माने जाते हैं। ठीक है बेटा। तो आज के लिए आपकी क्लास को मैं यहीं ड्रॉप करता हूं बेटा, यहीं ऑफ करता हूं। ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो इस वाले प्रश्न से आगे बढ़ेंगे अपन कि भारत में आर्थिक नियोजन या प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब लागू हुई, है ना। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। अगर आपसे यूं भी पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा। इन्हीं प्रश्नों के साथ में आज की क्लास आपको बेटा यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है। फिर आपके लिए बेटा अगला नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, शीघ्र ही। तब तक के लिए बेटा टेक केयर।